तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 12th वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का पेपर। इस तरीके से पेपर आएगा और क्या इसके आंसर होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। सेक्शन आपका ए है। पूरा का पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा था। तो वो कौन सा देश था। वो देश था हमारा पूर्वी जर्मनी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूर्वी जर्मनी कर देंगे। निम्नलिखित में से अभिकथन के बाद कारण दिया है, इन्हें पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या अभिकथन है और क्या कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। बिल्कुल करेक्ट है। सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवाद शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको मिलान करना है। स्तंभ अ और स्तंभ बा को क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे परवेज़ मुशर्रफ कहाँ के थे। परवेज़ मुशर्रफ थे हमारे पाकिस्तान के। राजा ज्ञानेंद्र ये हमारे नेपाल के थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। और शांति सेना कहाँ भेजी थी, श्रीलंका में भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरीके से। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सी टिक लगा लीजिएगा। समकालीन दक्षिण एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में छोटा है। तो कौन सा देश छोटा है, तो वो है हमारा मालदीव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है सी। इसको सी भी टिक लगा लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पे बढ़ते हैं सॉरी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। बिल्कुल है। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। भाई ये सही है, वीटो पावर भारत के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही सत्य हैं, ये भी ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई थी। तो पहले युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई थी आपकी 1918 में। लीग ऑफ नेशन कब बना था, 1920 में। उसके बाद ये कब बना था, ये शामिल कब हुआ था भारत, 1945 में। और यूएनओ भी 1945 में ही। अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा के गैर पारंपरिक अवधारणाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है विश्व सुरक्षा के नाम से। किससे, विश्व सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। विंसटन भारत में बसने के लिए अमेरिका छोड़ देता है। एक कोई पर्सन है, वो क्या करता है, भारत में बसने के लिए अमेरिका को छोड़ देता है। वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा प्रवासी। उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रवासी बोलेंगे। गलत जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे हमारा गलत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। ये वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है, ना कि सकारात्मक। भारतीय भोजन में पिज़्ज़ा और पास्ता का समावेश किस एक प्रकार का है। तो ये जो पिज़्ज़ा और पास्ता है भारत के लिए कौन सा वैश्वीकरण है। तो ये है हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए डैश पर हस्ताक्षर, कहाँ पे, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये सितंबर में शामिल किया गया था 1948
8 में। आते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइबर सुरक्षा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाना, यानी कि जो भी ये कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क हैं, तो उनसे बचाना ही क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होते तो सोवियत संघ के पतन को रोकने के लिए आप कौन से 2 कदम नहीं उठाते। तो कौन से 2 कदम नहीं उठाते हम लोग, आइए देखते हैं। यदि मैं मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होता तो मैं सोवियत संघ के पतन के लिए को रोकने के लिए निम्नलिखित मैं ये 2 कदम नहीं उठाता। कौन सा, एक तो खुलेपन की नीति को लागू नहीं करता, और दूसरा है आर्थिक सुधारों को लागू नहीं करता। खुलेपन की नीति को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लासनोज, ध्यान रखना। और पुनर्गठन, इसको क्या बोला जाता है, पेरेस्ट्रोइका, ध्यान रखना। ये आ सकता है 1 मार्कर में भी आपके। तो ये 2 काम मैं नहीं करता। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए आवश्यक किन्हीं 2 प्रकार के मूलभूत सुधारों की सुझाव दीजिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसमें क्या 2 सुधार होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए 2 प्रकार के मूलभूत सुधारों का सुझाव। तो पहला क्या है, सुरक्षा परिषद का विस्तार। जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार करना, यानी कि उसको बड़ा करना। सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, ताकि यह वर्तमान वैश्विक शक्तियों और भू राजनीतिक वास्तविकताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि आपको पता है जब से हमारा यूएनओ बना है तब से सदस्यों की संख्या आज भी उतनी ही है। वीटो शक्ति का विनिमय, यानी कि जो वीटो पावर है उनको कहीं ना कहीं क्या करना, सीमित करना, यानी कि उनको ले लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो इसके क्या 2 प्रभाव होते। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो ये 2 प्रभाव हो सकते थे। पहला, धार्मिक संघर्ष, यानी कि विभाजन के बाद जो बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक यानी कि हिंदू मुस्लिम में जो दंगे हुए थे उनसे बचा जा सकता था। लेकिन एक ही देश में हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बीच राजनीतिक और सामाजिक तनाव जारी रहता। दूसरा क्या हो सकता था, भारत एक बड़ा और अधिक विविध वाला देश है, लेकिन विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सत्ता साझाकरण और प्रतिनिधित्व को लेकर निरंतर चुनौतियाँ होती हैं। तो यानी कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो यहाँ पे कह सकते हो दंगे नहीं होते, हिंसा रुक जाती, और कहीं ना कहीं भारत एक बहुत बड़ा देश है तो ये अधिक विविध वाला राष्ट्र बना रहता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों पक्षों के शरणार्थियों की कोई 2 तत्कालिक आवश्यकताएं लिखिए। 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों पक्षों के शरणार्थियों की 2 तत्कालिक आवश्यकताएं क्या थी। लाखों शरणार्थियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जितने भी लाखों जो शरणार्थी थे, जो ऐसे लोग थे जो अपना देश छोड़कर जा रहे थे, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। इसलिए उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान और जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता की तत्कालिक आवश्यकता थी। और क्या आवश्यकता थी, सुरक्षा और पुनर्वास। शरणार्थियों को हिंसा और हमलों से सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्हें नए स्थानों पर जीवन फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास के अवसर चाहिए थे। तो ये थे कुछ शरणार्थियों को कहीं ना कहीं जो उनकी तत्कालिक, यानी कि जो उनको तुरंत आवश्यकताएं चाहिए थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके किसी एक योगदान का वर्णन कीजिए। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था वो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने मिलकर किया था। भारत के संग्राम में उनके योगदान में से एक यह था कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया था, विचारों को बढ़ावा दिया था, और गरीब और किसानों की क्या करी थी, अधिकार के लिए संघर्ष किया था। तो ये होता है आपका सेक्शन बी भी ख़त्म। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।